नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक चुंबक बनाने वाली कंपनी की। और ये चुंबक हमारे दैनिक जीवन में तो भरपूर इस्तेमाल होते ही हैं, साथ ही में इनका उपयोग इंडस्ट्री में भी बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे ईवी की गाड़ियां आ रही हैं और जैसे जैसे हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं और स्मार्ट मीटरिंग को जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है, वहाँ पर नए नए चुंबकों के प्रकार पॉपुलर होते जा रहे हैं, उनकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। तो जानेंगे कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, किन वर्टिकल्स में है, क्या कंपोनेंट बनाती है, किन कंपनीज़ के लिए बनाती है, या और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये रेयर अर्थ मटेरियल में जो भारत में सप्लाई चेन है उसको किस प्रकार मजबूत करने का, खुद के लिए मजबूत करने का प्रयास कर रही है, और कैसे ये रेयर अर्थ मैग्नेटिज्म में या रेयर अर्थ मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स में आने का प्रयास कर रही है। तो पहले जानते हैं कंपनी के इतिहास के बारे में। और ये जो कंपनी है 1960 में स्थापना हुई। उस समय इसका नाम परमानेंट मैग्नेट्स ही हुआ करता था। मुंबई बेस्ड ये कंपनी है और उस समय इस कंपनी की स्थापना कांतिलाल मोरारजी देसाई ने की। 1965 में उन्होंने इस कंपनी को तापड़िया ग्रुप को बेच दिया और तब से ये तापड़िया ग्रुप की एक फ्लैगशिप कंपनी है। इसके जो एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो इसके प्रमोटर भी हैं, शरद तापड़िया, और मैग्नेट इंडस्ट्री में उनकी 25 साल से एक्सपर्टाइज है। 1973 में इन्होंने सेंट्रो मैग्नेटी परमानेंटी, इटली की एक कंपनी है, तो उसके साथ एक कोलैबोरेशन किया और वहाँ से इन्होंने परमानेंट मैग्नेट्स का उत्पादन किया। 1983 में इन्होंने डोवा जापान और सुमितोमो जापान से अलग अलग कोलैबोरेशन किया और उन्होंने अपने पहले प्लांट को, जो उन्होंने 1973 में स्टार्ट किया था इटली की कंपनी के सहयोग से, उसको मॉडर्नाइज किया। और साथ ही साथ जो नए नए एप्लीकेशंस उस समय हो रहे थे, तो वो प्रोडक्ट भी इन्होंने उस टेक्निकल कोलैबोरेशन जो इन्होंने जापानी कंपनीज के साथ किए, तो उनके सहयोग से इन्होंने लॉन्च किए। अब ये तकनीकी जो सहयोग है, ये जानना इसलिए आवश्यक है कि ये जो परमानेंट मैग्नेट की इंडस्ट्री है, ये लगातार इवॉल्व हो रही है और जैसे जैसे नए नए प्रोडक्ट और ऑटोमेशन हो रहे हैं, उस प्रकार से परमानेंट मैग्नेट्स की जो टेक्नोलॉजी है बनाने की और यूज़ केस जो उसके हो रहा है, यानी कहाँ कहाँ वो इस्तेमाल होंगे, तो वो भी चेंज हो रहे हैं। अभी मोर रिसेंटली इन्होंने मैगलैब एजी स्विट्ज़रलैंड की कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप किया है और वहाँ पर भी इन्होंने और भी एडवांस प्रोडक्ट्स लेटेस्ट टेक्निक के बनाने के लिए तकनीकी कोलैबोरेशन इस कंपनी के साथ किया है। तो पहले बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की। तो ये परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, तो उससे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई परमानेंट मैग्नेट कोई होता है तो क्या टेम्परेरी मैग्नेट भी कोई होता है। जी हाँ, टेम्परेरी मैग्नेट भी होता है। उस मैग्नेट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, वो पुराने टाइप की जो घंटियाँ डोरबेल हुआ करती थी, वो है। तो वहाँ पर जब आप बेल प्रेस किया करते थे, डिंग डोंग बेल टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, या उससे भी पुराने वाली घंटियाँ जो बहुत चीखने वाला मेटल टाइप की आवाज़ किया करती थी, तो उस तरह की घंटियों में जब आप डोर बेल प्रेस करते थे, यानी उसका बटन प्रेस करते थे, तो एक करंट फ्लो होता था उस घंटी के मैकेनिज्म में। वो उसके बाद वो घंटी एक चुंबक बन जाती थी और उस पर जो एक स्ट्राइकर होता है, वो उसको अट्रैक्ट करती थी और वो स्ट्राइकर जो है उस मेटल वाली जो हेमिस्फेरिकल चीज़ या अर्ध गोलाकार जो चीज़ हुआ करती थी मेटल की, उस पर स्ट्राइक करती थी, जिससे घंटी की आवाज़ आती थी। तो और जैसे आप उस घंटी के बटन को छोड़ते थे, वैसे ही वो चुंबक जो होता है वो नॉर्मल चीज़ में कन्वर्ट हो जाता था और वो जो स्ट्राइकर है वो सेपरेट हो जाता था। तो ये हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट। और अब बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की। देखिए, परमानेंट मैग्नेट के जो हमारे डे टू डे इस्तेमाल, ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा यूज़ है उनका। ये सबसे बड़ा कॉमन एग्जांपल तो है आपकी किचन की जो ड्रॉर्स हैं, वो तो उसमें चुंबक लगे रहते हैं। वो चुंबक से वो दरवाजे जो होते हैं वो अपने आप सेट होके बंद हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो पर्स होते हैं उसमें भी चुंबक होता है। डायरीज़ होती हैं, उनके ऊपर भी जो कवर कर फ्लैप को या डायरी को क्लोज करने के लिए एक फ्लैप टाइप चीज़ होती है, वो भी बहुत बार चुंबक की होती है। इसके अलावा लेडीज़ के पर्स हुए और इस तरह की जो
काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो उसमें परमानेंट मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं कि ये जो कंपनी है परमानेंट मैग्नेट्स, ये किन किन एरिया में काम करती है, क्या क्या काम करती है। तो देखिए इनके बेसिकली 5 सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट है मैग्नेटिक सेंसिंग। तो ये सब चीज़ों को मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा सरल भाषा में। तो पहली चीज़ है मैग्नेटिक सेंसिंग, दूसरी चीज़ है करंट सेंसिंग, तीसरी चीज़ है मैग्नेटिक असेंबली, चौथा जो इनका काम करने का एरिया है, सेगमेंट है, वो है अलॉयज़, और जो पांचवा है वो है जमाक डाई कास्टिंग। अब एक एक करके इन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो पहला इनका सेगमेंट है मैग्नेटिक सेंसिंग। मैग्नेटिक सेंसिंग का मतलब ये है कि मैग्नेटिज्म पैदा करके या चुंबकत्व पैदा करके कोई पर्टिकुलर चीज़ को रीड करना। तो वहाँ पर क्या होता है, आप ऐसा समझ लीजिए कोई ऐसा सेंसर है, वो ये जज करता है कि इस पर्टिकुलर जगह कितना मैग्नेटिज्म है और उस हिसाब से वो आगे सिग्नल भेजता है। तो वहाँ पर जो पहले इस्तेमाल अगर इसको समझेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ईवीज़ में जो टॉर्क सेंसिंग होता है, तो टॉर्क सेंसिंग में जब आप पावर स्टीयरिंग जो आप इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली ये मैग्नेटिक सेंसिंग के थ्रू होता है। दूसरी चीज़ जो है वो स्पीड सेंसिंग। तो स्पीडोमीटर में जो गाड़ी की जो स्पीड है उसको जज करने के लिए ये मैग्नेटिक सेंसिंग काम आती है। फिर जो तीसरी चीज़ है वो है जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, कि करंट आखिरकार कितनी फ्लो हो रही है और कितनी आवश्यक है आपको करंट ड्रॉ करना उस ईवी की मोटर से, तो वो भी मैग्नेटिक सेंसिंग के थ्रू होती है। दूसरी चीज़ है करंट सेंसिंग। तो जैसे मैग्नेटिक सेंसिंग में आप चुंबकत्व को देखकर उसके हिसाब से सेंसर अंदाज़ा लगाता है कि मुझे क्या एक्शन लेना है। तो वैसे ही करंट सेंसिंग वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं, तो वहाँ पर करंट के थ्रू ये पता लगाता है वो सेंसर कि आखिरकार उसको आगे क्या एक्शन लेना है। तो इनका जो इस्तेमाल होता है वो बेसिकली एनर्जी मीटर, जो हमारे स्मार्ट मीटर लगे रहते हैं उनमें यहाँ पे इस्तेमाल होता है मीटर रीडिंग के लिए, कि भाई पावर कंजम्पशन आखिर कितनी होने वाली है या कितनी हो रही है, कितनी उसके अंदर से पावर निकल रही है। तो उसका जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो ये करंट सेंसिंग कंपोनेंट्स के थ्रू होता है, जो ये परमानेंट मैग्नेट्स बनाता है। और इसके अलावा जो गैस मीटर्स होते हैं, जहाँ पर पाइप गैस की सप्लाई है जिन शहरों में, तो वहाँ पे गैस मीटर की जो रीडिंग आती है उसमें भी जो कंपोनेंट लगे रहते हैं वो ये परमानेंट मैग्नेट बनाता है। और उस तरह के जो सेंसर्स होते हैं उनको ये करंट सेंसिंग सेंसर्स बोलते हैं। तीसरा जो है वो ये मैग्नेटिक असेंबली बनाते हैं। मैग्नेटिक असेंबली का मतलब क्या होता है कि मैग्नेट को किसी केसिंग में रखना ताकि उसका एक ढंग से प्रॉपर इस्तेमाल हो सके। तो उसमें क्या है कि 3 तरह के काम उस तरह की केसिंग या उस तरह की जो मैग्नेटिक असेंबली है वो करती है। तो पहली चीज़ है होल्डिंग। तो रोबोटिक्स में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। वहाँ पर जो रोबोटिक हाथ होते हैं उनको एक पर्टिकुलर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके एक ये डायरेक्शन दी जाती है कि भाई आपको यहीं तक आना है। तो वो रोबोटिक्स आर्म जो है वो इस तरीके से काम करती है कि वो किसी पर्टिकुलर चीज़ पर को पकड़ने के लिए उस पर्टिकुलर जगह तक आए। तो ये काम होल्डिंग से रिलेटेड हो गया, यानी मैग्नेटिक होल्डिंग। दूसरा जो है मैग्नेटिक सेपरेशन हुआ। तो मैग्नेटिक सेपरेशन जो है उसका बहुत अच्छा उदाहरण ये है कि जो रिसाइकलिंग वाली कंपनीज होती हैं उनको जब कोई फेरोमैग्नेटिक या आप समझ लीजिए आयरन से रिलेटेड चीज़ें अलग करनी होती हैं, तो एक बड़ा चुंबक जो होता है वो ये जेसीबी टाइप की चीज़ के आर्म के नीचे लगा दी जाता है, और वो इतना पावरफुल मैग्नेट होता है कि वो ऑटोमेटिकली जो लोहे वाली चीज़ होती है उसको अलग कर देते हैं और उसको बाकी सारी चीज़ें अलग हो जाती। इस तरीके से कोई फार्मा में या कोई केमिकल इंडस्ट्री में या फूड एंड बेवरेजेस में और जो माइनिंग इंडस्ट्री होती है, तो वहाँ पर भी आयरन से रिलेटेड जो इम्प्यूरिटीज़ दूर करने के लिए ये चुंबक जो होता है, जो सेपरेटिंग चुंबक जिनको बोलते हैं, या इस प्रोसेस को मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं, तो वहाँ पर ये मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। और जो तीसरी चीज़ है वो है लिफ्टिंग। लिफ्टिंग का मतलब ये कि आप जो है वो किसी चीज़ को मैग्नेट के थ्रू उठा रहे हैं या मैग्नेटिक आर्म के थ्रू उठा रहे हैं। तो जो भारी चीज़ होती है उसको वो नीचे होती है, अगर वो लोहे की या स्टील की या कोबाल्ट की या इस तरह की कोई फेरोमैग्नेटिक चीज़ होकर हुई और ऊपर एक कोई मैग्नेट हुआ, तो उसको पकड़कर चुंबक की सहायता से पकड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए ये मैग्नेटिक लिफ्टिंग काम आती है। तो वेयर हाउसेज में और गैरेजेस में काफ़ी इनका इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं इनके रेवेन्यू की। तो इनका जो रेवेन्यू है वो FY25 में 58% एशिया से आया, 22% US से आया और
जो 20% है वो इनका यूरोप से आया। फिर जिस इंडस्ट्री से इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आया तो 43% रेवेन्यू इनका स्मार्ट मीटर से आया, 27% इनका ऑटोमोबाइल से आया, जिसमें आईसी इंजन वाले ऑटोमोबाइल और ईवी वाले ऑटोमोबाइल दोनों शामिल हैं, और जो 30% है वो बाकी सब चीज़ों से आया, तो जैसे गैस मीटरिंग वाले कंपोनेंट से या अलॉय से रिलेटेड कंपोनेंट से या एरोस्पेस के लिए भी कुछ कंपोनेंट्स ये बनाते हैं, तो वहाँ से इनका रेवेन्यू आया। इस कंपनी के लिए ग्रोथ जो वाले जो सेक्टर्स हैं वो जैसे मैंने बताया कि 43% इनका जो रेवेन्यू आता है वो इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स से आता है और 27% ऑटोमोबाइल से आता है। तो भारत में इनकी स्थिति में देखूं स्मार्ट मीटर्स की, तो 2026 तक सरकार का ये टारगेट है कि 25 करोड़ मीटर लगाने हैं और 1 मई 2025 तक केवल 2 करोड़ 80 लाख स्मार्ट मीटर ही लगे हैं। तो बहुत बड़ा जो अभी इनके पास स्कोप है कि जो स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनीज हैं वो इनके इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करेंगी। अब बात करते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बारे में और साथ ही साथ रेयर अर्थ मैग्नेट्स में इस कंपनी के प्लान्स के बारे में। तो देखिए इससे संबंध में यानी रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया था, वो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अगर आप डिटेल जानकारी उस रेयर अर्थ मैग्नेट्स के बारे में जानना चाहें तो आप वो वीडियो देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संक्षेप में मैं ये बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा कॉमर्शियली पावरफुल मैग्नेट होता है वो नियोडियम आयरन बोरोन वो मैग्नेट होता है। तो वो जो मैग्नेट होता है वो ईवी में काम आता है, ये आईसी इंजन में काम आता है, वहाँ पर उनकी जो छोटी बड़ी जितनी मोटर्स होती हैं तो वहाँ पर काम आता है, साथ ही साथ विंड टरबाइन में काम आता है, इसके अलावा वाइट गुड्स में काम आता है। और जैसे जैसे इंडस्ट्री में ऑटोमेशन हो रहा है तो जहाँ पर भी ऑटोमेशन हो रहा है तो वहाँ पर इन रेयर अर्थ मैग्नेट की आवश्यकता पड़ेगी पड़े। इसके अलावा पंप एंड मोटर में जो है ये रेयर अर्थ जो मैग्नेट्स हैं ये काम आते हैं। आईसी इंजन की बात करूं तो आईसी इंजन वाली गाड़ी में लगभग 140-50 तरह की मोटर्स काम आती है, छोटी बड़ी। तो जो और उसमें उन सब में ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स का इस्तेमाल हुआ करता है। तो जैसे आपकी गाड़ी के शीशे ऑटोमेटिकली जब ऊपर होते हैं तो एक मोटर काम करती है, उसमें रेयर अर्थ मैग्नेट्स होती है। साथ ही साथ जो आपके गाड़ी के वाइपर चलते हैं तो वहाँ पर भी जो वो मोटर होती है वहाँ पर भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स काम आते हैं। इसके अलावा अगर वो गाड़ी ईवी या HEV हो गई यानी कि वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल कार हो गई या अगर वो पैसेंजर बस टाइप चीज़ हो गई तो वहाँ पर पावरफुल मैग्नेट्स का इस्तेमाल और भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये 140 का नंबर जो मैंने आपको बताया छोटी बड़ी मोटर्स का जो एक आईसी इंजन में इस्तेमाल होती है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी मोटर्स जो हैं और ज़्यादा पावरफुल मोटर्स उन HEV और EV में इस्तेमाल होती है। और उनकी जो मेन ट्रैक्शन मोटर होती है, ट्रैक्शन मोटर का मतलब ये वो मोटर जो गाड़ी को मेन ड्राइव फोर्स प्रोवाइड करती है, इंजन की जगह जो मोटर काम आती है उसमें तो जो रेयर अर्थ मेटल वाले मैग्नेट्स का इस्तेमाल अति आवश्यक है। तो ऐसी दशा में इनके पास बहुत बड़ा स्कोप है। जैसे जैसे ईवी की गाड़ियां बढ़ रही हैं, जैसे जैसे स्मार्ट मीटर पर भारत सरकार का फोकस बढ़ रहा है और वर्ल्ड वाइड भी ईवी की गाड़ियां और स्मार्ट मीटर्स जो है ये उभरती हुई थीम है। तो इस तरह की जो कंपनी है, जो परमानेंट मैग्नेट टाइप की कंपनी है, उनके लिए एक बहुत बड़ा और बहुत बड़ी उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो रेयर अर्थ मेटल वाले चुंबकों में बहुत बड़ी लीड ले। अब दिक्कत क्या है कि ये जो रेयर अर्थ मेटल है वहाँ पर चाइना जो है उसका ज़बरदस्त डोमिनेशन है। तो वो जब बैन लगाता है तो इस तरह की कंपनीज़ को प्रॉब्लम आती है। अब ये इनका प्लान ये है कि कैसे न कैसे ये भारत में एक सप्लाई चेन सिक्योर करें और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर ये रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो हैं ये बनाएं। तो ये जो काम है ये दो तरीके से करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि ये कहते हैं कि हम ये इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो ऑल्टरनेटिव सोर्स हो चाइना के अलावा वो इकोनॉमिक हो, यानी कि आप कहीं और से लेकर आ गए मटेरियल, किसी दूसरे देश से आपने मटेरियल रेयर अर्थ मटेरियल ले लिया, चाइना से नहीं लिया, लेकिन उसकी कॉस्ट अगर प्रोहिबिटिवली हाई होगी तो आप compete नहीं कर पाएंगे ना वर्ल्ड में ना इंडिया में। और दूसरा इनका कहना ये है कि ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने 1973 में और 1983 में इटली और जापान की कंपनियों से
टेक्निकल कोलैबोरेशन करके अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की और साथ ही साथ अपने प्लांट और प्रोडक्ट को अपग्रेड किया। तो वैसे ही ये रेयर अर्थ मटेरियल वाली जो मैग्नेट है उसके लिए भी किसी वर्ल्ड क्लास कंपनी के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन और मैन्युफैक्चरिंग का करार करेंगे और तभी ये इस मार्केट में उतरेंगे। स्ट्रेंथ की बात करूं तो देखिए ये ज़बरदस्त सनराइज सेक्टर में कंपनी है, तो ईवी बहुत ज़बरदस्त भारत में उभरती हुई थीम है। साथ ही साथ जो स्मार्ट मीटर है उसका मैंने आपको स्कोप ऑफ वर्क बता ही दिया कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से सरकार का स्मार्ट मीटर पर फोकस है। इसके अलावा ये जो है कंपनी खुद कोई और कंपोनेंट नहीं बनाती है, ये इसका स्पेशलाइजेशन है मैग्नेट्स में। तो जब ओल्ड तरीके के मैग्नेट्स अगर ये बनाती हैं तो लार्ज पैमाने पर जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं उनको बनाने में भी कोई इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़ ये कि इतने समय से ये बिज़नेस में है कि वर्ल्ड वाइड इनके जो बायर्स हैं वो उनके साथ इनकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। साथ ही साथ कई इनके तो इस तरीके के बायर्स हैं कि 3 या 4 उनकी उन बायर्स के 3 या 4 सप्लायर्स केवल हैं विश्व में, और साथ ही साथ उन 3 या 4 में से केवल एक ये सप्लायर हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इनकी जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि जो इनका बायर है वो ऑलमोस्ट इनके ऊपर डिपेंडेंट है टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, यानी 4 में से मान लीजिए एक अगर ये सप्लायर होते हैं। तो वीकनेस की बात करें तो देखिए इनके जो टॉप 10 क्लाइंट्स हैं वहाँ से इनका रेवेन्यू 52% आता है और टॉप 5 क्लाइंट्स से 42% आता है। तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड क्लाइंट्स इनके हैं, यानी कि जो क्लाइंट्स का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि इनको और जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं स्पेशली जो चाइना वाले प्लेयर्स हैं इनके साथ ज़बरदस्त कंपटीशन करना पड़ता है। और तीसरी चीज़ ये कि इनका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो काफ़ी इलोंगेटेड है। उसका कारण ये है कि इनको रेगुलरली अपनी इन्वेंट्री जो है ना सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए, तो इनको अपने को इन्वेंट्री जो है वो अपने पास मेंटेन करके रखनी पड़ती है। मार्केट कैप की बात करूं तो बहुत छोटा मार्केट कैप है, अभी तो 900 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, हर 100 रुपये की इक्विटी पर 10 रुपये का इनके ऊपर कर्जा है। आरओई जो है वो एवरेज आरओई है 11% की, लेकिन पी 54 है, जो अभी इस मई जून में इस चाइना के जो रेयर अर्थ मेटल के ऊपर जब बैन लगाया तो इस तरह ये कंपनी फोकस में है और तब से इसका प्राइस जो है ना वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली चढ़ चुका है। 3 साल की सेल की बात करूं तो 16% बढ़ी है। 3 साल के प्रॉफिट की बात करूं तो 7% डाउन है। प्रमोटर के पास 58% है, बहुत समय से ये इनके पास 58% और बड़ा ही कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है इनका। FIA DI के पास नेग्लिजिबल है और जो पब्लिक है उसके बाद 42% है। अब इनके जो इस साल की जो परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी सी सबड्यूड आई है, यानी FY25 की जो परफॉर्मेंस है वो भी थोड़ी सबड्यूड है। उसका कारण ये है कि जो कोरोना के बाद जो EV का जो एक हाइप चला था कि EV जो है वो इस्तेमाल किया जाए वर्ल्ड वाइड, तो यूरोप में और US में वो जो मार्केट है वहाँ पर इस EV का जो चलन है ये थोड़ा कम हुआ है। दूसरी बात ये है कि उन मार्केट्स में इनको EV की सेगमेंट में जहाँ OEMs को यानी US और यूरोपियन OEMs को, कार मेकर्स को जब ये अपने कंपोनेंट सप्लाई करते हैं तो उन OEMs को चाइना की कंपनीज़ के साथ कम्पीट करना पड़ता है और चाइना की कंपनीज़ के लिए जो सप्लायर हैं वो चाइनीज़ हैं। तो इस तरीके से जो अल्टीमेटली इनको भी कुछ नुकसान हो रहा है। दूसरी बात ये कि भारत में जो एनर्जी मीटर्स का जो टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है उतनी फास्ट तरीके से उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए भी इनका जो कंपोनेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा बिक नहीं पा रहे, इसलिए पिछले 12 महीने के रिजल्ट्स भी इनके सबड्यूड हैं। लेकिन अगर इस कंपनी ने जो प्लान बनाए हैं अभी वैसे वो पेपर पे ही हैं, लेकिन ये एक देखने लायक कंपनी है। अगर इसके प्लान सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कंपनी भविष्य में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। शेयर को खरीदने और बेचने की मेरी कोई राय नहीं है। कृपया इस फॉर्मेट को या इस फ्रेमवर्क को ध्यान रखें और उसके हिसाब से अपनी स्टडी खुद करें और अपने इस फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।